आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं, वहाँ के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा और उसके उपकरण आदि हमने पढ़े थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केंद्र में क्या उसकी स्थिति है, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। ये सबसे पुराना और प्राचीन लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड की शासन पद्धति की सबसे प्रमुख और निराली विशेषता है। यहाँ पर लोकतंत्र के जो उपकरण हैं उनमें लोकसभाएं, जनमत संग्रह और आरंभक, इन तीनों को विशेष रूप से अपनाया गया है। केंद्र में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो माध्यम हैं उनमें तीनों में से प्रथम अर्थात लोकसभाएं का प्रचलन केंद्रीय स्तर पर नहीं है। जनमत संग्रह और आरंभक, इन दोनों को केंद्रीय स्तर पर भी अपनाया गया है। तो उसी में आज हम पढ़ेंगे जनमत संग्रह और आरंभक। तो स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग की पहली विधि जिसे केंद्र में काम में लाया जाता है वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का जो एक शाब्दिक अर्थ है वो है आवश्यक सम्मति मांगी जाए, मस्ट बी रेफर्ड, अर्थात विधानमंडल के द्वारा प्रस्तावित या पारित विधेयक पर जनता की सम्मति ली जाए। यदि मतदाताओं के बहुमत का उसे समर्थन मिल जाए तो वह स्वीकृत समझा जाए, अन्यथा उसे स्वीकृत न माना जाए, अर्थात उसे अस्वीकृत समझा जाए। इसके लिए प्रोफेसर घोष ने कहा है कि जनमत संग्रह जनता का विशेष अधिकार है। यह एक अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता व्यवस्थापिका के द्वारा पारित संवैधानिक या कानूनी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। जनमत संग्रह के दो प्रकार हैं। पहला है जनमत संग्रह अनिवार्य जनमत संग्रह कहलाता है और दूसरा है जनमत संग्रह वैकल्पिक जनमत संग्रह कहलाता है, अर्थात अनिवार्य जनमत संग्रह और वैकल्पिक या ऐच्छिक जनमत संग्रह। अनिवार्य जनमत संग्रह क्या है? स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन, चाहे वह पूर्ण संशोधन हो या फिर आंशिक संशोधन हो, तब तक स्वीकार नहीं हो सकता जब तक जनमत संग्रह के द्वारा उसका समर्थन न हो। मतलब जनता का जो निर्णय है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि चाहे वो पूर्ण संशोधन हो चाहे वो आंशिक संशोधन हो, वो जब तक मतलब नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको जनता का ज़्यादा से ज़्यादा जनता का समर्थन या तो जनता के वोट उसको ना मिले। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 195 में कहा गया है कि संघ का संशोधित संविधान या उसका कोई संशोधित अंश तभी क्रियान्वित हो सकेगा जब मत देने वाले स्विट्जरलैंड के नागरिकों का बहुमत तथा कैंटनों का बहुमत उसे स्वीकार कर ले। संविधान की इस व्यवस्था का अर्थ यह है कि संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक जनमत संग्रह या उस संशोधन का समर्थन न किया जाए। पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पहला क्या है? यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद है। और दूसरा, यदि संशोधन प्रस्ताव 1 लाख स्विट्जरलैंड मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन है, दो परिस्थितियां हैं। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख मतदाताओं के द्वारा सविन्यासित आरंभक के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है।
यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रारूप तैयार कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रारूपों पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह प्रस्ताव स्वीकृत मान लिया जाएगा। किनमें से? यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत, ठीक है, दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। संशोधन चाहे पूर्ण हो या आंशिक हो, प्रस्ताव को जनमत संग्रह के लिए आवश्यक रूप से रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जबकि कैंटनों के बहुमत तथा स्विट्जरलैंड संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संशोधन पर जनमत संग्रह होने पर दो प्रकार से उसका समर्थन होना चाहिए। पहला है संशोधन को संपूर्ण मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए और दूसरा है संशोधन को सभी कैंटनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए। इसे हम दोहरा समर्थन भी कह सकते हैं, जिसमें जनता का बहुमत तथा कैंटनों का बहुमत संशोधन के पक्ष में होना चाहिए। कैंटनों के बहुमत का क्या अर्थ है? आधे से अधिक कैंटनों में मतदाताओं के बहुमत के द्वारा संशोधन का समर्थन। तो स्टूडेंट्स, ये था जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में हमने ये देखा अनिवार्य जनमत संग्रह, मतलब उसमें आवश्यक रूप से जनता का वोट होना चाहिए, जनता की सहमति होनी चाहिए। अगर असहमति है, अस्वीकृति, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ऐच्छिक जनमत संग्रह। ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था संघ के कानूनों के लिए सन 1854 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के संविधान के 89वें अनुच्छेद के अनुसार संघ के सब कानूनों तथा सब पर लागू होने वाले सब अध्यादेशों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए। यदि मत देने का अधिकार रखने वाले 30,000 स्विट्जरलैंड के नागरिक या फिर 8 कैंटनों के 30,000 स्विट्जरलैंड के नागरिक उनके विषय में ऐसी मांग करें, ऐसी मांग के लिए 90 दिन का समय नियत किया गया है और किसी कानून या आदेश के प्रकाशन के 90 दिन के अंदर यदि ऐसी मांग कर दी जाए तो उस कानून या अध्यादेश के विषय में जनमत संग्रह करना आवश्यक समझा जाता है। नए संविधान के अनुच्छेद 141 में भी ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया है। 50,000 नागरिक या 8 कैंटन निम्न में से किसी पर जनमत संग्रह की मांग कर सकते हैं। यह मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे विषय कौन कौन से हैं? पहला है संघीय अधिनियम, नंबर 2 है ऐसे संघीय अधिनियम जिन्हें अत्यावश्यक घोषित करके 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है संविधान या संघीय अधिनियमों की सीमा के भीतर जारी किए गए संघीय आदेश। अंतर्राष्ट्रीय संधियों जो कि असीमित समय के लिए हैं और जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें देश के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश का प्रावधान है, जिसमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण का प्रावधान है आदि। संघीय संसद इस श्रेणी में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए भी ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 साधन हैं, जनमत संग्रह और आरंभक। जनमत संग्रह को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, अनिवार्य जनमत संग्रह और ऐच्छिक जनमत संग्रह। अब हम देखेंगे जनमत संग्रह के गुण। जनमत संग्रह के द्वारा जनता की वास्तविक इच्छा पता लग जाती है। बॉन्जर ने जनमत संग्रह को राजनीतिक स्थिति जानने का सबसे अच्छा एक बैरोमीटर कहा है। मतलब जनमत संग्रह के आधार पर जनता की क्या इच्छा है, जनता कोई प्रस्ताव लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती है, उसको स्वीकृत करना चाहती है या अस्वीकृत करना चाहती है, इसको हम जनमत संग्रह के आधार पर समझ सकते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत जनमत संग्रह के द्वारा ही मूर्त रूप धारण करता है। जनमत संग्रह के द्वारा राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाता है और संकीर्ण दलीय मनोवृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि जब सारी चीज़ें जनता के द्वारा होगी, सारे निर्णय जनता के द्वारा लिए जाएंगे, तो जो राजनीतिक दल है वो अपने आप ही अपना महत्व खो देंगे, उनका महत्व अपने आप ही कम हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के द्वारा व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर नियंत्रण रखा जाता है।
वहाँ कार्यपालिका के पास वीटो शक्ति नहीं है, अतः व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने के लिए जनता का वोट अनिवार्य है। जनमत संग्रह की व्यवस्था शासकों तथा नागरिकों के बीच निकटतम संपर्क स्थापित करती है। जनमत संग्रह की व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका सदा सतर्क और सावधान रहती है, क्योंकि जब भी जनता चाहे अपने स्वविवेक से, अपने लोकतंत्र के प्रभाव से कोई भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अब इसके दोष है, जनमत संग्रह के दोष है वो इस प्रकार है। बार बार मतदान में भाग लेने से जनता को मतदान में अरुचि हो जाती है और वह जनमत संग्रह के प्रति उदासीन और लापरवाही हो जाती है। जनमत संग्रह में विधेयक के संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई विधेयक या तो स्वीकार किया जाए या तो फिर रद्द हो जाता है। जनमत संग्रह के द्वारा अंतिम उत्तरदायित्व जनमत पर डाला जाता है, जो कि यथार्थ में गलत है। जनमत संग्रह के कारण विधायिका की प्रतिष्ठा घट जाती है। विधायिका के सदस्य विधायी कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सोचते हैं कि जब सारा काम जनता के द्वारा ही होना है, जनमत संग्रह से ही होना है, तो मतलब एक प्रकार से वो प्रभावहीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। विधि निर्माण में रुचि कम लेने लगते हैं। ड्यूब्स ने इसके लिए कहा है कि जनमत संग्रह के कारण विधायिका पारदर्शिता संस्था बन जाती है। विधि निर्माण इतना जटिल कार्य है कि जिसे सामान्य जनता समझ नहीं सकती है। वेल्टी ने कहा है कि वाणिज्य साहित्य पर मतदान से पूर्व एक चरवाहे के हाथ में यह संहिता हो, यह कल्पनातीत प्रतीत होता है। मतलब वेल्टी ने क्या कहा है कि सारी की सारी पावर जनता को दे देना एक प्रकार से ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार इसमें हमने देखा कि केंद्र में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसके साधन क्या है, जनमत संग्रह, अनिवार्य जनमत संग्रह, ऐच्छिक जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के क्या गुण हैं और क्या इसके दोष हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आरंभक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।